हम देखते हैं इनके आगे का जो फिलोसफिकल वर्क है, जो इंटेलेक्चुअल वर्क है, जो बुद्धिजीवी तरीके से इन्होंने काम किया, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट बुक के रूप में जो शेप लेता है वो है द ह्यूमन कंडीशन। मानव स्थिति कह सकते हैं हिंदी में, कि मानव की स्थिति क्या है इस समाज में, या किस तरह से मानव का जो मस्तिष्क है या मानव में जो चीजें हैं वो किस तरह से चेंज हो जा रही हैं, कैप्चर की जा रही हैं, और मनुष्य का दिमाग किन परिस्थितियों में किस तरह से काम करता है। जैसा कि यहां लिखा है कि 1958 में, अब ये यहां पे ह्यूमन कंडीशन, क्योंकि इससे पहले ऑन टोटलिटेरियनिज्म आ चुकी है, उसके बाद ह्यूमन कंडीशन ये बुक लिखती हैं जिसमें मानव के बारे में ये सोच रहे हैं। एक तो टोटलिटेरियनिज्म का आइडिया जो है कि सर्वसत्ता जिसके पास होगी वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दूसरे मनुष्य उस सर्वसत्ता को या जो उसका आइडिया है क्यों मानने के लिए तैयार है। तो 1958 में है ये, अमेरिका के अंदर काफी इंटेलेक्चुअल वर्क हो रहा है, और ये फेज जो है इसमें काफी इंटेलेक्चुअल जो फेज है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट, जो साइंटिफिक चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने एक अलग तरीके से फिलोसफिकल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल पे चीजों को करने की सोची, और उन्होंने क्यों किया अभी कह रहे सी इंक्वायर अबाउट द ओरिजिन ऑफ बोथ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी इन द एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड। क्योंकि अब हमने जैसे बात की कि इनके जो प्रोसेस था वो किसी खास सांचे में, किसी खास आइडियोलॉजी में नहीं रखा जा सकता था। ना ही लिबरल आइडियोलॉजी में फिक्स होता है, ना ही मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में फिक्स होता है, ना ही फेमिनिस्ट या किसी भी यूटिलिटेरियन या कम्युनिटेरियन प्रिंसिपल पे डायरेक्टली फिक्स नहीं होता। अलग अलग समय में ये अलग अलग आइडियोलॉजी के करीब हो जाती हैं, लेकिन आइडियाज जेन्युइन है, ओरिजिनल आइडियाज है, इसलिए इनको हम देखते हैं। अब इनके दिमाग में जो है कि अभी तक जो हो रहा था कि डेवलपमेंट के थ्रू डेमोक्रेसीज, कांट भी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसीज अच्छी हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए काम करना है। अब डेमोक्रेसी के भी मतलब अलग अलग होते हैं। प्रजातंत्र जो है, प्रजातंत्र का मतलब अलग अलग है। हम अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत में एक तरह का प्रजातंत्र है। हम अगर चीन को देखें तो चाइना में भी डेमोक्रेसी है, वो अपने आप को क्या कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक मतलब जनता की डेमोक्रेसी है, वो एक अलग तरह के अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम नॉर्थ कोरिया, जिसका ऑफिशियल नेम आप अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या मिलता है आपको, डीपीआरके, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहां पे लिख सकते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डीपीआरके हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं, ऑफिशियल नेम है डीपीआरके। उसके लीडर किम जोंग उन, जो आजकल काफी चर्चा में रहे। हम यहां भी देख सकते हैं कई बार उनको भी टोटलिटेरियन बोला जाता है या फासिस्ट भी बोलते हैं, बहुत से अलग अलग जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, कि एक टोटलिटेरियन स्टेट है यहाँ जो, या चाइना को भी बोलते हैं कि क्योंकि ये टोटलिटेरियन स्टेट है। तो अन्ना अरेंट जो है उस समय तो ये दोनों एग्जाम्पल उतने क्लियर नहीं थे, लेकिन सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल उनके पास बहुत क्लियर था। साथ ही जो जर्मनी का फासिज्म का, मुसोलिनी का फासिज्म का और जर्मनी के नाजिज्म का आइडिया उनके सामने था। उन्हीं चीजों को देख के उनकी जो थ्योरीज हैं, जो उनके आइडियाज वो आगे जनरेट करती हैं। आज के समय में उन चीजों को समझने के लिए फासिज्म नाजिज्म को हम कह सकते हैं चाइना, और यहाँ का बहुत से जो लिबरल थिंकर हैं, जो उदारवादी चिंतक हैं, वो मानते हैं कि चाइना एक टोटलिटेरियन स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो है लेकिन उसको चाइना वाले क्या कहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेसी है। हम उन्हीं को वोटिंग राइट देंगे जो ये बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, जो आर्थिक बराबरी की चीजों में बिलीव करते हैं, उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेगा, और वो लोग होंगे पार्टी के मेंबर। तो पार्टी की मेंबरशिप उन्हीं को मिलेगी जो ये बिलीव करते हैं कि सामाजिक आर्थिक बराबरी होनी चाहिए। जो इसमें बिलीव नहीं करता उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पार्टी से निकालने का मतलब है आपका वोटिंग राइट भी खत्म हो जाएगा।
तो उदारवादी डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं, अगर इंडिया को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, या ज्यादातर अमेरिका को देख लें, यूके को देख लें, तो उदारवादी जो डेमोक्रेसी होती है उसमें यूनिवर्सल सफरेज होता है। ऑल्दो अभी ये आज के समय का आइडिया है, हमेशा से ये नहीं रहा है। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब सबको वयस्क मताधिकार, जिसको हम कहते हैं वयस्क मताधिकार का मतलब सबको, जो भी 18 साल से, भारत के अंदर 18 साल है और वो पहले 21 साल था, बाद में घटा के उसको 18 साल कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो भी नियम है वो अगर सब पे यूनिवर्सली लागू होता है तो यूनिवर्सल सफरेज करते हैं। या चाहे वो महिला हो पुरुष हो, भारत के अंदर सबका एक वोट है, राष्ट्रपति हो चपरासी हो सबका एक वोट है, किसी पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन का हो, किसी क्षेत्र का हो, सबका एक वोट है। लेकिन हमेशा से दुनिया में इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं रही है। डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से रही है, डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग तरीके रहे हैं। यूरोप के अंदर बहुत सालों, फ्रांस जो एग्जांपल है कि बहुत सालों तक वहां पे वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। यूरोप, ब्रिटेन के अंदर भी वोटिंग राइट नहीं था। JS मिल जो हैं वो पहली बार वोटिंग राइट, वुमेन की वोटिंग राइट जो कहते हैं सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की जो बुक लिखते हैं उसमें कहते हैं वुमेन को भी वोटिंग राइट देना चाहिए, वो कोई इंफीरियर ह्यूमन बीइंग नहीं है। या तमाम सारे ऐसे लोगों को वोटिंग राइट नहीं होता था जो टैक्सेस नहीं पे करते थे, या किसी स्टेट से हेल्प ले रहे हैं, या जो बहुत गरीब हैं, अपने बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो, उनको वोटिंग राइट नहीं होता था। या फिर जो पुराने समय में चले जाएं तो स्लेव्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आते हैं तो शुरुआत की जो प्रोसेस जब ब्रिटिश पीरियड में शुरू होता तो सबके पास वोटिंग राइट, यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, इनडायरेक्ट वोटिंग होती थी, जो ग्रेजुएट होते इस तरह की चीजें होती थी। तो अब हम देखते हैं किस तरह से इनकी जो डेमोक्रेसी है एना हैरेंट किस पे जो है वो किस चीज की बात कर रही है, वो डेमोक्रेसी की बात कर रही है। और पॉलिटिकल फिलॉसफी जो राजनीतिक दर्शन है, उस राजनीतिक दर्शन में किस चीज की बात कर रही है, उनको कौन सा सही लगता है कि ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज नहीं है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में देख रही है क्या हो रहा है। हिटलर डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आते हैं और क्या करते हैं, चुनने के बाद वो मैसेकर करते हैं, ज्यूज लोगों को, निर्दोष लोगों को भी मारते हैं। साथ ही साथ मुसोलिनी इसी तरह से इटली के अंदर आते हैं, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला के, और उस नफरत में एक बहुत आइडिया, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, उसको यूज करते हैं कि हम जो राष्ट्रवादी हैं वो इसके खिलाफ है, और जो हमारे खिलाफ है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो देशद्रोही है, राष्ट्रवाद के खिलाफ काम कर रहा है, तो उनको एग्जीक्यूट करना जायज है और इसमें जनता का भी सपोर्ट मिल जा रहा है। तो ये जो चीजें हुई उसकी वजह से वो रीडिफाइन करती हैं कि ये मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न जो पॉलिटिकल फिलॉसफी आ गई है, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब अच्छी क्या है ये क्वेश्चन है कि उनके अकॉर्डिंग कौन सी चीज बेटर थी। तो ये कहती है कि एंशिएंट ग्रीक वर्ड जो था, जहां पे सिटी स्टेट हुआ करते थे, मतलब नगर राज्य हुआ करते थे। नगर राज्य का मतलब छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे और वो अपने में सार्वभौम होते थे, सॉवरन होते थे, सार्वभौमिकता थी, और वो अपने डिसीजन डायरेक्ट डेमोक्रेसी से लेते थे। आप देख सकते हैं बहुत बार फिल्मों में भी, पुरानी फिल्मों में भी दिखाते हैं, जो यूरोपियन बेस्ड हैं, अगर ग्रीक चीजें दिखा रहे हैं तो उसमें दिखाते हैं कि एक बड़े से हॉल में, या फोटोज आप देखते हैं कि ग्रीक के बड़े से स्टेडियम के अंदर जनता आ जाती थी, वहां पे सीधे पूछ लिया जाता था कि क्या किया जाए, और उसके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था या उस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता था। ऑल्दो अगर इनको ये अच्छा लग रहा है एना हैरेंट को, लेकिन अगर हम देखें प्लेटो को हम देखते हैं तो प्लेटो उस डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ थे। अब उनका एक रीजन भी था कि क्योंकि उनके जो गुरु थे सुक्रेटिस या सुकरात, उनको इसी डेमोक्रेसी ने, यही उन्हीं से पूछा गया कि जनता से पूछा गया कि क्या सजा दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि इसको सजाए मौत या दी जाए, और उनको जहर का प्याला पीना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये डेमोक्रेसी को एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं प्लेटो। लेकिन अगर हम देखें तो